नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ पंच में। बिहार की राजनीति जल्द ही परिवर्तित हो सकती है यदि विपक्ष ने अपना पूर्णतः दम दिखाया तो, नहीं तो पुनः सत्ताधारी दल एनडीए वहां पे राज करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव, जैसे कि कल चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ने घोषणा की थी कि हम 22 नवंबर से पहले चुनाव को कराने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह उन्होंने एक कोशिश को न सिर्फ निभाया, साथ ही आज तारीखों के ऐलान ने ये बता दिया कि हम अपने कहे गए शब्दों के लिए प्रतिबद्ध हैं। चुनाव आयोग द्वारा सभी उम्मीदवारों को रंगीन फोटो दर्शाने और वोटर लिस्ट, एसआईआर जैसी बहुत सी चीज़ों के सुधार किए जा रहे हैं। इस बार साफ है, चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से पारदर्शिता और तकनीकों के साथ चुनाव को कराने का फैसला लिया है। चुनाव बिहार के चुनाव न सिर्फ बिहार की राजनीति, साथ ही साथ देश की राजनीति में भी बहुत बड़े बदलाव करने के लिए सक्षम साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस की वोट चोरी नीति और विभिन्न आंदोलनों, जेनजी, इन सब के लिए जिस प्रकार की नीति विपक्ष चला रहा है या कर रहा है, वह कहीं ना कहीं यही साबित करता है कि वह सत्ताधारी दल को सत्ता से विमुख करने का ही प्रयास है। खैर, बिहार में लगभग 243 सीटों में चुनाव होंगे और ये चुनाव में इस बार एससी सीट भी होंगी, एसटी भी होंगी। हालांकि पहले से होती थी, लेकिन इस बार उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एसटी सीटों की संख्या जहाँ पे 38 है, तो वहीं एसटी सीटों की संख्या जहाँ 2 है, तो वहीं एससी सीटों की संख्या 38 है। आरक्षण, पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी भी इसमें होगी। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही बिहार जो एक संवेदनशील राज्य की श्रेणी में आता है, वहां पारदर्शिता और एक न्यायप्रियतापूर्वक चुनाव कराना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग के सुधार से बिहार में निष्पक्ष चुनाव हो सकेंगे, यह देखने की बात है। हालांकि चुनाव आयोग ने आज घोषणा की है कि चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला 6 नवंबर को, जिसमें 121 के लगभग सीटों पर चुनाव करवाया जाएगा। साथ ही दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और इसमें 122 सीटों पे चुनाव कराया जाएगा। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। इसमें कुल 7.43 करोड़ मतदाता भाग ले सकेंगे, जिसमें पुरुषों की संख्या 3 करोड़ 92 लाख और महिलाओं की संख्या 3 करोड़ 50 लाख के लगभग मानी जा रही है। यदि राजनीतिक समीकरण की बात करें तो एनडीए गठबंधन में जहां आरजेडी, बीजेपी, हम और चिराग पासवान की एलजेपी है, साथ ही महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल और वीआईपी पार्टी है। साथ ही इसमें गृह मंत्री ने जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, कहा है कि बिहार की जनता विकास की राजनीति को चुनेगी। वहीं विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ चुनाव में जुट चुका है। हालांकि बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है। उसी राजनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था नीतीश कुमार के द्वारा 10,000 रुपए की दी जाने वाली महिलाओं को सहायता राशि, जो कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, महिला स्वरोजगार योजना के तहत दी जा रही है, ताकि वे अपने उद्योगों को बढ़ाएं, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करें और जिससे महिलाओं आत्मनिर्भर बने। हालांकि बिहार में महिला कुटीर उद्योगी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस प्रकार का कदम अपने आप में बहुत सराहनीय है। लेकिन देखने की बात है कि जिस तरह यह फैसला चुनाव के किनारे किनारे किया गया कि 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जिसे लगभग 2 लाख रुपए तक का ले जाया जाएगा, इस प्रकार के योजना चुनाव के किनारे लाया जाना सीधा सा मतलब है कि वोटरों पे टारगेट, महिला वोटरों को एनडीए पुनः अपना
टारगेट कर रहा है, अर्थात कि एनडीए अपनी नैया इस बार फिर महिलाओं के भरोसे ही पार होना चाहता है। जैसा कि कुछ पिछले राज्यों के विधानसभा चुनाव, साथ ही साथ केंद्र के लोकसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिला है। देखने की बात है कि भाजपा या फिर कांग्रेस या गठबंधनों को इसका कितना लाभ मिल पाएगा। दोनों ही पक्ष अपने अपने अनुसार इसमें लगे हुए हैं। यदि आपकी बिहार चुनाव पे क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर बहुत ही निंदनीय है, या कहें तो बहुत ही दर्दनाक है। कुछ समय से पूरे देश में एक मुद्दा बहुत बुरी तरीके से छाया हुआ है, जिस पे हमने भी आज ना चाहते हुए नजर बनाई। यह मुद्दा है कोल्ड ड्रिफ्ट नामक कप सिरप का। जी हाँ, आपको जैसे पता ही होगा, लगभग अब इसमें मरने वाले बच्चों की संख्या 16 हो चुकी है। यह मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की परासिया तहसील में देखने को मिला है, जहां एक दवा व्यक्ति अपने घर में सिर्फ इसलिए रखता है कि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग अपने स्वास्थ्य के लिए किया जा सके। वही दवा उनके बच्चों के लिए एक जहर साबित हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा कप सिरप कांड की। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप के कारण लगभग आज 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह खबर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए या पूरे देश के स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम को चेतावनी देती है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी कितनी दयनीय स्थिति पे है कि हम एक दवाई के पैरामीटर्स को भी सही से नहीं नाप पा रहे हैं। ये सरकार की कमियों को, प्रशासनिक अधिकारी की कमियों को, साथ ही जो ड्रग कंट्रोलर है उनकी द्वारा पास की गई दवाइयों के अनुसार जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, उन पर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वह किस प्रकार जांचों के द्वारा या फिर किस प्रकार की विधि के द्वारा अपने दवाइयों को के लाइसेंसों को दे रहे हैं। पूरा मामला यह है कि पुलिस ने एक डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया है, जो कि कथित रूप से बच्चों को जहरीले कफ सिरप लिख रहे थे। ये डॉक्टर पर जांच चल रही है कि उन्होंने किस प्रकार गैरकानूनी दवाएं बच्चों को दी। हालांकि क्या सिर्फ डॉक्टर पर कार्रवाई होना सही है या नहीं, यह आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि हम बात करें तो सिर्फ डॉक्टर पे कार्रवाई होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम तो ऊपर से रन हो रहा है। डॉक्टर तो सिर्फ एक माध्यम है जो दवाइयों को सजेस्ट करता है कि इस फॉर्मूले की दवाई से इन बच्चों को आराम लग जाएगा, या फिर इस बीमारी से बच्चा या वयस्क है वो निकल सकता है इस फॉर्मूले की दवाई से। अब उस फॉर्मूले में किसी प्रकार की गड़बड़ या किसी प्रकार के पदार्थ का ऊपर नीचे होना, ये सीधा सीधा सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि उन्होंने किस प्रकार इसे पास किया। उन्होंने क्या जांचा नहीं? क्या अधिकारियों ने इसकी पर्याप्त जांच रिपोर्ट और जानकारी नहीं ली? कंपनी ने भी सीधे ही रजिस्ट्रेशन करा लिया। इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि सरकार ने आनन फानन में 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा तो की है, लेकिन क्या जो बच्चे गए हैं वह 4 लाख रुपए से वापस आ सकते हैं? व्यक्ति ने अपना सब कुछ खो दिया है और आप 4 लाख रुपए उन्हें दे रहे हैं। ये सरकार पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सरकार क्या सिर्फ मुआवजा दे के ही पीड़ितों को शांत करना चाहती है? क्या अफसरों के, क्या जिम्मेदारों की जवाबदेही नहीं बनना चाहिए इसमें? क्या स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र सरकार और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों, उनके प्रमुख सचिवों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जवाबदेही तो तय होनी जरूरी है। कई राज्यों ने भी इस कफ सिरप पे प्रतिबंध लगा दिया है। सवाल यह है कि किस प्रकार इस प्रकार की अमानक दवाई खुले मार्केट में उपलब्ध होती है। साथ ही दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? सिर्फ और सिर्फ उनका लाइसेंस रद्द किया गया है और उनके माल को सीज किया गया है। उनके ओनर या फिर
जो उनके साइंटिस्ट हैं या फिर जिन्होंने उस फॉर्मूले को डेवलप किया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मतलब जो वास्तविक जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जांच रिपोर्ट में जैसे कि पाया गया है कि इसमें DEG जो नामक रासायनिक पदार्थ था जिसकी मात्रा 0.1% होनी थी, वह 48.6%, कहीं कहीं 56 दशमलव कुछ प्रतिशत में पाया गया है, जो कि न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों की भी किडनी फेल कर सकता है। इस प्रकार के केमिकल का दवाइयों में अधिकतम से अधिकतम प्रयोग कहाँ तक वाजिब है? इसका निर्णय सरकार, जनता या हम कौन करेगा, ये देखने की बात है। बाकी सरकार से यह प्रश्न अवश्य किए जाने चाहिए कि ये बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन रहेगा। साथ ही केंद्रीय DCGI जो क्या कहते हैं दवाइयों को मान्यता देते हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वे किस प्रकार इन दवाइयों को मान्य कर रहे हैं। हालांकि इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगली खबर की ओर यदि हम बढ़ें तो अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जल्द ही भारत दौरा होने वाला है। यह दौरा न सिर्फ सामाजिक, राजनीतिक अपितु कई मुद्दों के लिए बहुत अहम है। इस दौरे का उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच विजन 2035 नामक एक साझा रणनीति पर चर्चा करना, जिसके अंतर्गत व्यापार, रक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, शिक्षा सहयोग को बढ़ाने की योजना है। प्रधानमंत्री मोदी और क्रीक स्टार्मर के बीच यह बैठक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते, तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। ब्रिटेन ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का भी हिस्सा बनेगा, जो दो देशों के व्यापार और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह यात्रा भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ती भूमिका को दर्शाती है और साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का भी संकेत देती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्रीक स्टार्मर की यात्रा 8 और 9 अक्टूबर को है, जिसमें यह उनकी पहली प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली आधिकारिक यात्रा है। ब्रिटेन की यह पहल इस बात का प्रमाण है कि भारत अब विश्व की प्रमुख आर्थिक राजनीतिक ताकतों में से एक है, इसलिए वह यहाँ पे झुकाव कर रहा है। साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि संभवतः पहले ही हो चुका है, उस पे और विचार, तकनीकों पे विचार किया जाना बहुत इसके मुख्य लक्ष्यों में से एक है। आज की खबरों के लिए बस इतना ही। मैं हूं नयन बघेल, आप देख रहे थे न्यूज़ पंच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही अपनी राय बताने के लिए कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें न्यूज़ पंच के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।